हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के इतिहास के चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। यह JCERT का है पोर्शन। JCERT क्लास 6 का इतिहास का पोर्शन है। पिछले वीडियो में हमने JCERT के इंपॉर्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ था। हमने बताया था कि JCERT NCERT को तो कवर करता ही है, साथ ही झारखंड जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन को भी कवर करते हुए चलता है। इसलिए हमारे लिए JCERT NCERT से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम जो अध्याय 2 है क्लास 6 का इतिहास का आरंभिक समाज के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में और मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। हम इसमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट झारखंड जीके से रिलेटेड हम देखने वाले हैं, जैसे कि पूरा पाषाण कालीन कौन कौन से स्थल झारखंड में है और उन स्थलों की खोज किसने की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, और कौन उन स्थलों की खोज किसने की, किनके द्वारा उन स्थलों की खोज की गई है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम देख रहे पाषाण काल के विभिन्न चरण। पाषाण काल के विभिन्न चरण। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। हमने 3 भागों में बांटा था इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का पीरियड है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। यहाँ पे 2000 ईस्वी को आरंभिक बिंदु माना गया है। तो 12,000 साल पहले का अगर ईस्वी देखा जाए तो ये हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को हम पूरा पाषाण काल मानते हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का पीरियड है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, यानी कि इसको हम 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो इसका टाइम पीरियड आपको पता चल गया कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है नव पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसको 10,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल तक के समय की अवधि के बीच माना जाता है। तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जो इस चैप्टर में दिया गया है। पहला है आखेटक या खाक संग्राहक। आखेटक या खाक संग्राहक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, खाक संग्रह का मतलब होता है भोजन संग्रह करने वाले, यानी कि जो शिकार करके अपने भोजन का संग्रह किया करते थे उसे आखेटक खाक संग्रह कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे। अपने भोजन के संग्रह के लिए पूर्णतः वो शिकार पर ही निर्भर किया करते थे। तो पूरा पाषाण काल के दौरान मानव शिकार से ही अपने भोजन का संग्रह किया करते थे। तो ये हुआ। अगला है आदि मानव का निवास स्थल। आदि मानव के निवास स्थल को उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहा जाता है, क्योंकि आदि मानव जिस स्थल या जिस जगह पर रहते थे वहाँ पे अनेक प्रकार के पत्थरों के औजार प्राप्त हुई हैं। अनेक प्रकार के पत्थरों के औजारें प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पानी, पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं, उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। तो जिस स्थान पर मानव रहते थे वहाँ से औजारों के अनेक अवशेष मिले हैं। जो पत्थर के औजार थे उनके अनेक अवशेष मिले हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजार बनाने का काम करते होंगे। नेक्स्ट है पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाती हैं। तो इसको हम आसान भाषा में आपको समझाएं। जो प्राचीन काल में प्रयोग में लाई जाती थी वस्तुएं, अवशेष, जो भी वस्तुएं, औजार, बर्तन, इमारतों के जो अवशेष है जो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी उसे पुरातत्व कहा जाता है। उन वस्तुओं को पुरातत्व कहा जाता है, और जिस स्थान पर ये पुरातत्व प्राप्त होते हैं उन्हें पूरा स्थल कहा जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। तो कौन कौन से स्थान है भारत के जहाँ से हमें पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं? तो मयूरभंज। मयूरभंज जहाँ से पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं यह ओडिशा में है। ये इंपॉर्टेंट स्थल है पूरा पाषाण काल के, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। मयूरभंज ये कहाँ पे मिला है?
उड़ीसा में, उड़ीसा का स्थल है। भीमबेटका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह स्थल किस काल से रिलेटेड है? तो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। यह स्थल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं भी मिली हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भीमबेटका से अनेक चित्रित गुफाएं भी मिली हैं, इसको हम आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। दिडवाना, दिडवाना ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। एक पूरा पाषाणकालीन स्थल दिडवाना, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला है हिरान घाटी। हिरान घाटी कहाँ पे है? गुजरात में है। एक पूरा पाषाणकालीन स्थल हिरान घाटी कहाँ पे है? गुजरात में है। अभी तक हमने भारत के इंपॉर्टेंट पूरा पाषाणकालीन स्थल को देखा। अभी हम देखते छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। प्रागैतिहासिक, यहाँ पे पाषाण काल, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र युग दोनों आते हैं। तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल से बताया। अगर आप एक किसी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको अगले वीडियो को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो स्किप ना करें। अगर अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, इसका पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जरूर देखें। तो आगे देखते हैं छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। पहला है पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले। पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले कहाँ से प्राप्त हुए? झरिया के कोयला खानों से हमें प्राप्त हुए। ये कहाँ, किस युग के हैं? पूरा पाषाण युग के हैं। जो ये पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले प्राप्त हुए हैं झरिया से, ये पूरा पाषाण युग के हैं, तो ये ध्यान में रखना। चाकूनुमा धारदार पत्थर, चाकूनुमा धारदार पत्थर ये चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी के पास प्राप्त हुए चाकूनुमा धारदार पत्थर, ये नवपाषाण युग से संबंधित है, ये नवपाषाण युग से संबंधित है। अगला है सुंदर कुल्हाड़ी। सुंदर कुल्हाड़ी ये बूढ़ा डीह तमार से प्राप्त हुए हैं, ये बूढ़ा दी तमार से प्राप्त हुए हैं, ये नवपाषाण युग से संबंधित है। अगला है तांबे का कुल्हाड़ियाँ। तांबे की कुल्हाड़ियाँ ये कहाँ से प्राप्त हुए? बसिया गुमला से प्राप्त हुए हैं। ये बसिया गुमला से प्राप्त हुए, ये ताम्र युग से संबंधित है, ये ताम्र युग से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट है, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले झरिया से, चाकूनुमा धारदार पत्थर चाईबासा से, सुंदर कुल्हाड़ी बूढ़ादी तमार से, और तांबे की कुल्हाड़ियाँ बसिया गुमला से है। किस युग से संबंधित है ये भी आपको दिया गया है। एक इमेज आपके स्क्रीन में देख रहा होगा, ये भीमबेटका, जो कि हमने बताया था कि पूरा पाषाणकालीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आप अपने इमेज में देख पा रहे होंगे भीमबेटका की तस्वीर, किस प्रकार गुफा के रूप में बनाया जाता था। पाषाणकालीन लोग यहाँ पे ही रहा करते थे, इसी प्रकार के गुफाओं में रहा करते थे। यह एक आवासीय पूरा स्थल है, यह एक आवासीय पूरा स्थल है, यहाँ पे पूरा पाषाण काल के आदि मानव रहा करते थे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणकालीन आदि मानव लोग आग के खोज कर चुके थे, आग का आविष्कार कर चुके थे, तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया कि वे आखेटक खाक संग्राहक थे, शिकार करके अपने भोजन का संग्रह किया करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार, जो पूरा पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था। पहिए का आविष्कार और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। तो आपको ध्यान में रखना है, पहिए का आविष्कार और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने, प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। अभी हमने जाना प्राचीन काल में आग का आविष्कार हो चुका था और प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, अभी तक हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जाना। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण युग के बारे में आगे देखते हैं। हुआ क्या था? आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी थी। 10,000 ईसा पूर्व में दुनिया की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। क्या हुआ था 12,000 वर्ष पूर्व? उससे पहले, जो कि हिम युग माना जाता है, पृथ्वी में काफी ठंडा हुआ करता था, पृथ्वी काफी ठंडा हुआ करता था। तो उस दौरान 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। दुनिया की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, घास के मैदान बनने लगे। धीरे धीरे घास के मैदान बनने लगे। घासों को खाकर जीने वाले जानवर, अगर घास के मैदान बनेंगे तो घासों को खाकर जीने वाले जानवर की भी संख्या बढ़ने लगेगी, जैसे कि हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी जरूरत के अनुसार पालने लगे।
लोग अब इन जानवरों को पालने के बारे में सोचने लगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। जो ये गेहूं, जौ और धान के प्राकृतिक रूप से पौधे उगने लगे, जब ये पर्यावरण परिवर्तन हुआ तो ये जौ, गेहूं, धान जैसे अनाजों प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उन अनाजों के स्वाद को चख कर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगा होगा। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, जो पीछे हमने बताया था कि 10,000 से 4,000 साल तक नहीं है, यहाँ पे 4,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 4,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल को माना जाता है। 8,000, तो इसको नोट डाउन करेंगे, 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को नवपाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। तो इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया, इसे नवपाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया कि 10,000 ईसा पूर्व के दौरान पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, और गर्मी बढ़ने के परिणाम स्वरूप घास के मैदान बनने लगते हैं, और घास खाकर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ती है। तो लोगों में उन जानवरों के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि उन जानवरों का शिकार करते हुए अपने भोजन का संग्रह किया करते थे। उन जानवरों के बीच रहते हुए उनके प्रजनन और रहन सहन की प्रक्रिया को जानते हैं, और उनको पालतू बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। अक्सर पालतू ऐसे जानवर बनाए जाते थे जो कि अहिंसक हुआ करते थे। तो मध्य पाषाण काल के दौरान ही बहुत ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पर पूर्ण रूपेण अगर कृषि के विकास और अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की जागृति की बात की जाए तो वह नवपाषाण काल के दौरान की घटना मानी जाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल तक की घटना। आगे देखते हैं। आगे है शैल चित्रकारी यानी कि रॉक आर्ट। शैल चित्रकारी यानी कि रॉक आर्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। ये बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे लोग उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया, और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया। तो पाषाणकालीन लोग पाषाण खंड यानी कि पत्थर में आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया। यही प्रथम कला का निर्माण माना जा सकता है। वे जब पाषाणकालीन लोग पत्थरों पर आकृति को उकेर करके विभिन्न प्रकार के शैल चित्रकारी किया करते थे, उसे प्रथम कला का निर्माण माना जाता है, जिसे शैल चित्र कहते हैं। जो ये विभिन्न तरह की आकृति का उकेरते थे पत्थरों में, उसे शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, इन चित्रों की विषय मुख्यतः होती थी शिकार वाला दर्शाया हुआ होता था। पशु पक्षी इसमें दिखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, एवं ज्योमेट्रीय आकृतियों के नमूने भी होते थे। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता, एलोरा जो कि महाराष्ट्र, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन चित्रों कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे चित्रकारी, शैल चित्रकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, शैल चित्रकारी रॉक आर्ट कब की है, तो पाषाण काल के दौरान की घटना है रॉक आर्ट यानी कि शैल चित्र। तो ऐसे चित्रकारी हमें अजंता, एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से अजंता और एलोरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे चित्रकारी के नमूने मिले हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें जाए तो भीमबेटका, इसके बारे में हमने बताए थे कि यहाँ से शैल चित्रकारी के नमूने मिले हैं। भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है, इसको दिमाग में एकदम डाल लेना है कि भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है। बिहार के भागलपुर, राजगीर, बिहार से अगर बात की जाए तो भागलपुर और राजगीर से हमें ऐसे शैल चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए। और झारखंड से बात की जाए तो झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है JSSC JPSC के दृष्टिकोण से। झारखंड के हजारीबाग से हमें शैल चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। तो आगे इसको डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे शैल चित्रकारी के कुछ नमूने दिए गए हैं। यहाँ पे प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया शैल चित्रकारी का इमेज यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं पत्थरों पर, इसी को शैल चित्रकारी कहा जाता है। आगे बात है झारखंड की। जैसा कि हमने बताया था JCERT का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बनता है कि इसमें झारखंड के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बुलू इमाम के बारे में। बुलू इमाम का जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। बुलू इमाम का जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर हेरिटेज को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। ये आदिवासियों पर्यावरणविद है और ये साथ साथ झारखंड के आदिवासियों की कला एवं धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। इन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम
काफ़ी इंपॉर्टेंट पाषाणकालीन स्थल है, इसको ध्यान में रखिएगा। हजारीबाग के इस्कोग्राम ने पहले चित्र का शैल चित्र की खोज की थी। तो हजारीबाग के इस्कोग्राम में शैल चित्र की खोज किनके द्वारा की गई है? बुलु इमाम के द्वारा की गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बुलु इमाम के द्वारा हजारीबाग के इस्कोग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की गई थी। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैल चित्रों की खोज की है। कर्णपुरा घाटी में इनके अलावा पहले इस्कोग्राम के शैल चित्रों की खोज की, फिर कर्णपुरा घाटी में भी इन्होंने कई और शैल चित्रों की खोज की है। कोहबर और सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इनकी उपलब्धि देखी जाए तो कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड के चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है झारखंड के दृष्टिकोण से। इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोहराय चित्रकला को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने झारखंड की जनजातीय कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का निर्माण किया है। झारखंड की जनजातीय कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का निर्माण किया है। वह कई पुस्तकें भी लिखी है। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है। तो गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इन्हें 2011 में दिया गया है, इन्हीं उपलब्धियों के कारण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे झारखंड के हजारीबाग, जो कि अभी हमने बताया, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि कुछ जिलों से में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति हैं। तो हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि कुछ जिलों से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए। इनके खोजकर्ता नीचे दिया गया है। हजारीबाग से अभी हमने डिस्कस किया कि बुलु इमाम इनके खोजकर्ता है। गढ़वा के शैल चित्रों की खोजकर्ता डॉक्टर राकेश तिवारी हैं। तो याद रखिएगा, गढ़वा में जो शैल चित्र प्राप्त हुए उनकी खोजकर्ता डॉक्टर राकेश तिवारी हैं। रांची में जो शैल चित्र प्राप्त हुए उसके खोजकर्ता डॉक्टर बिंदुला जायसवाल है। कोडरमा और गिरिडीह में जो शैल चित्र प्राप्त हुए उनके खोजकर्ता डॉक्टर ए के प्रसाद हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है शैल चित्र भवनाथपुर गढ़वा। शैल चित्र जो भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुए उनके बारे में दिया गया। गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। जो गढ़वा के शैलाश्रय कहाँ पे स्थित है? भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगलों में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप से सर्वदा अनुकूल है। तो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे बताया गया कि आदि मानव के लोगों के लिए यह पहाड़ियाँ सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। जो यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं इनको गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भवनाथपुर गढ़वा से, ये गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। गेरू मिश्रित घोल और एवं कूची की सहायता से बनाया गया। और ये कैमूर की पहाड़ियाँ में चूने पत्थर की बहुलता है। कैमूर की पहाड़ियाँ में यहाँ पे चूने पत्थर की बहुलता है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। यहाँ पे जो प्राप्त हुए उनमें अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्र का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरण एवं बारहसिंघे प्रमुख हैं। जो इन पशु आकृति के यहाँ पे बहुलता पाई गई है, इन चित्रों में पशु आकृति की बहुलता पाई गई है। इन पशु आकृति में अगर पशुओं की बात की जाए तो हिरण एवं बारहसिंघे प्रमुख हैं। इन शैल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। इन शैल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि हजारीबाग के इस्कोग्राम से शैल चित्र मिले उसके बारे में। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इस्कोग्राम, हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इस्कोग्राम की पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुलु इमाम ने की थी। ये काफ़ी बार यहाँ पे दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़कागांव जो कि शैल चित्र इस्कोग्राम में की है, अब इस्कोग्राम जो कि बड़कागांव प्रखंड में आता है, हजारीबाग जिले में पड़ता है। यहाँ के शैल चित्रों की खोज बुलु इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले हैं। यहाँ पे 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले हैं। शैलाश्रय 1 यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। जो तीन शैलाश्रय के अंतर्गत यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो शैलाश्रय 1 के बारे में दिया गया है कि यहाँ एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला जो सालों भर बहता है। इनके अंदर एक नाला है जो कि सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाण कालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, इन नालों से मध्य पाषाण कालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। इससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के में मानव यहाँ पर रहा करते थे। दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैल चित्र बने हुए हैं। जो शैलाश्रय 1 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं
हमें सलासरे 1 में मिला है दीवारों पर पशुओं एवं वनस्पति के सुंदर शैल चित्र मिले हैं। सलासरे 2 की बात करें तो यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है। यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। यह गुफा कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। अगर सलासरे 3 की बात करें तो इस सलासरे के अंदर 26.5 इंटू 3 मीटर के चित्र मिला है। 26.5 इंटू 3 मीटर का चित्र मिला है सलासरे 3 के अंदर। इनमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता है। इन शैल चित्रों में मानव एवं पशुओं के का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। देखो इस कितनी सुंदर कलात्मक ढंग से शैल चित्रों को किया गया होगा कि मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए है। कुछ स्थानों पर जो शैल चित्र दिए गए हैं ये मतलब पुरुष है अपने कंधों में शिकार लिए हुए हैं, जो वो शिकार किया उसको लिया हुआ है। यह आखेट का दृश्य है। यह आखेट का दृश्य है मतलब शिकार का दृश्य है। तो दोस्तों हमने क्लास 6 के चैप्टर 2 इतिहास के चैप्टर 2 को काफ़ी डिटेल से समझा और जाना। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको महसूस हुआ होगा कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हमें जानना चाहिए था। अगर आपका कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। आगे के चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े और इसका पीडीएफ प्राप्त करें। अब पीडीएफ को एक बार आप खुद से रीडिंग लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए